प्रथा के अंधविश्वास को तोड़ना होगा। दौलत से नहीं, अब प्यार से दिल जोड़ना होगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद है आप सबके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है न्याय चला निर्धन के द्वार, जो कि ये कहानी एक लड़की राधिका की है और वो एक छोटे से गांव और बहुत ही निर्धन परिवार से है। आज उसे देखने एक परिवार वाले आए हैं। आइए देखते हैं उन दो परिवार के बीच के वार्तालाप को। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। जी नमस्ते। बैठिए भाई साहब। जो बिटिया पानी लेके आओ। जी। भाई साहब, हमारी बिटिया कामकाज में बहुत अच्छी है। वह बहुत कुड़ी भी है। सिलाई कढ़ाई में भी उसका बहुत मन लगता है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, बिटिया पढ़ी कहाँ तक? पानी। भाई साहब, इस वर्ष बिटिया ने BA द्वितीय वर्ष पास किया है। तृतीय वर्ष में उसका दाखिला करवाना है मुझे। तुम भी बताओ बिटिया, आगे पढ़ना चाहती हो? जी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। वो सब तो ठीक है बेटिया, पर ये बताओ घर संभाल लेते हो, खाना खाना आवेला कि नहीं? जी, संभाल लेते हैं। ठीक है भाई साहब, आपकी लड़की मुझे पसंद है। क्यों सावित्री, पसंद है ना? हाँ, लड़की अच्छी है, पसंद भी है। बेटा सूरज, तुमको कैसी लगी? जी पिताजी, मेरी तरफ से भी हाँ है। ठीक है भाई साहब, पसंद नापसंद की तो बात हो गई। हमारा लड़का नौकरी करता है, कमाता है। ये बताइए, शादी में खर्चा वगैरह क्या करेंगे आप? कहीं और ऐसा लड़का ढूंढने जाएंगे तो लाखों लगेंगे। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं, मैं किसान हूँ और मेरी एक और बेटी है, मुझे उसकी भी शादी करनी है। और खेती से इतना पैसा तो आता नहीं कि मैं आपको इतना दहेज दे पाऊँ। और क्या, अपना कोई लड़का मुफ्त में थोड़ी देगा। फिर भी कुछ तो बताइए, कितना दे सकते हैं आप? भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया दे सकता हूँ मैं। भाई साहब, तब कहीं और रिश्ता देखिए। चलो बेटा। अरे भाई साहब, ऐसे मत कहिए। बैठिए। भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए दे सकता हूँ, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। ठीक है भाई साहब, क्योंकि हमारे लड़के को आपकी लड़की पसंद है, इसलिए हम इतने कम पैसों में भी काम चला लेंगे। तो भाई साहब, मैं रिश्ता पक्का समझूं? ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरे दृश्य में, जिन रिश्तों का आधार धन हो, अक्सर वह रिश्ते परिवार में तनाव का माहौल पैदा करते हैं और ऐसे रिश्ते को कोई उज्जवल भविष्य नहीं होता है। राधिका और सूरज की शादी को 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक ससुराल लाल ने दहेज की आधी रकम अदा नहीं की है। देखते हैं राधिका का नया जीवन उसके ससुराल वाले कैसे रहते हैं। माँ जी, ये चाय। आह, क्यों रे? ये कब तेरे बाप ने दिए थे जो मुफ्त में तोड़ी जा रही हो? माँ जी, गलती से हो गया, वो तो मैं बस चाय ला रही थी। अरे गलती हमसे हो गई जो इसको ब्याह के अपने घर लाए। एक तेरा बाप आज तक दहेज का आधा पैसा नहीं दिया और तुम्हारा मनमानी कभी खत्म ही नहीं होता। घर का सारा सामान तोड़ती रहती हो। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। चल ठीक है, जा एक कप अच्छी चाय बना के लाओ। जी ठीक है। दहेज देना दोनों ही अपराध है और दहेज ना दिए जाने पर लड़की को प्रताड़ित करना कानूनी अपराध है। अगर नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दहेज के लिए सावित्री देवी को ताने देना सरासर गलत था। जैसा कि आपने पहले देखा, राधिका BA भागवत की पढ़ाई कर चुकी है और आगे भी पढ़ना चाहती है। जब वो अपने सास से इस बारे में अनुमति मांगती है तो क्या होता है? माँ जी, क्या हुआ? क्यों मरे जा रही हो तभी से? माँ जी, वो मेरे ना आज परीक्षा के परिणाम आए हैं। फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ मैं, 65% आया है मेरा। तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तूने? घर का काम तो ढंग से कर नहीं पाती हो। 65% क्या भूख मिटाएगी मेरी? पर माँ जी, वो पिताजी ने कहा था ना मेरी आगे की पढ़ाई के लिए, तो मैं उस दाखिले के लिए आपसे पूछने आई थी। क्यों रे? तेरे बाप ने मेरे घर पे पैसे का पेड़ लगाया जो हर वक्त तुम्हारी मनमानी चलती रहती है। तेरा बाप आज तक दहेज का आधा पैसा नहीं दिया और तुम महारानी हो, तुम्हारे शौक ही खत्म नहीं होते हैं। पर माँ जी, मैं तो बस पढ़ना चाहती हूँ और पिताजी ने भी तो। देख, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, घर गृहस्थी पे ध्यान दे। प्लीज माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जुबान लगाती हो, दुष्ट कहीं की। सूरज का नशे की हालत में घर आना और राधिका के सावित्री देवी के बारे में सूरज को बताना।
अरे अरे आप हर रोज इतना नशा करके आते हैं कि ठीक से चल फिर भी नहीं पाते। ए, तेरा काम घर संभालना है, तू घर संभाल, समझे? जी। वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ वो आज ना मेरी परीक्षा के परिणाम आए हैं, पूरे 65% पाया है मैंने उसमें। हाँ, ये तो अच्छी बात है। जी, पर जब माँ जी से मैं इस बारे में बात करने गई तो उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और मुझ पर हाथ भी उठाया। नहीं, माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं, उन्होंने ऐसा किया है और वो हर रोज मुझे दहेज के ताने देती रहती कि मेरे पिताजी ने उन्हें आधी रकम नहीं दी। माँ क्या हुआ बेटा? क्या ये सच है? क्या हुआ बेटा? यही कि राधिका को तुमने हाथ उठाया और तुम उसे दहेज के लिए ताने देती हो, आगे पढ़ने के लिए कहा तो तुमने मना भी कर दिया। नहीं बेटा, मेरा तो उम्र है कि हो गया है जाने का। मेरे से घर अकेले नहीं संभलेगा। बहू घर में नहीं रहेगी तो घर कौन देखेगा? मैं ये तो मेरी बेटी जैसी है, भला मैं इस पे हाथ क्यों उठाऊंगी बेटा? झूठ बोलती है, इसको में आग लगाती है। माँ बेटे को अलग करना चाहती है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। बार ये प्यार का कैसा सिला है, सहजो गए बारंबार मिला है, सुरवीन ख्वाबों के पीछे छुपा है बस उन औरतों की जो हर सुबह चाय का कप लिए मुस्कुराते हुए सामने आती हैं और भूल जाती हैं कल रात की मार का दर्द, बेल्ट के निशान, बमन पे लगे जख्म। राधिका और सूरज की शादी को अब 2 साल बीत चुके हैं। राधिका ने 4 माह का गर्भ धारण किया है। घर में नए मेहमान के आने की खुशी सबसे ज़्यादा सूरज को है। आइए देखते हैं राधिका की ज़िंदगी में क्या मोड़ लेते हैं। माँ जी, ये खाना, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, तो मैं आराम करने जा रही हूँ। पानी आप ले लीजिए। क्या परेशानी रहती है तुझे हर वक्त? क्या इतना परेशानी है जो खाने में नमक तेज कर दी? कभी ढंग का खाना नहीं बनाती हो? क्या इतनी परेशानी रहती है तुझे? हर औरत देखती है ये वक्त, तू कौन सी नहीं है? माँ जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, चक्कर आ रहे हैं, वरना मैं सब बना देती है। ओह, नखरे तो देखो महारानी के। खाना बनाएंगी नहीं, पानी देंगी नहीं, मर क्यों नहीं सकती? राधिका, माँ, क्या हो गया राधिका को? अरे बेटा, पानी नीचे गिरा था, फिसल के गिर गई। कहाँ देख के चलती है, न खुद को संभाल पाती है, घर संभालना तो दूर की बात है। देखो महारानी गिर गई, अस्पताल का खर्चा भी बढ़ा दी। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? राधिका घर पे है। अरे बेटा, मेरा मतलब है बहू को ऐसी स्थिति में अपना ध्यान रखना चाहिए ना। चलो अस्पताल चलते हैं। चलो बेटा, अस्पताल बहू को लेकर चलो। चिथड़े तक संभालते हुए अपने बदन में, तब जाकर कहीं एक फूल खिलता है चमन में। बदलाव लाना तभी होगा आसान जब एक नारी करेगी दूसरी नारी का सम्मान। अस्पताल में राधिका का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है और माँ और बच्चे की स्वास्थ्य की पुष्टि होने के बाद राधिका को अस्पताल से घर लाया जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो महारानी आराम कर रही है। क्यों रे, इतने दिनों से आराम की, थकी नहीं तू? माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है। माँ जी, क्यों रे, तेरा बाप यहाँ कोई नौकर छोड़ के गया है जो कोई काम करेगा? सारा काम तुझे ही करना है, चलो सारा काम करो। पर माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, वरना मैं सारा काम कर देती। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इस उम्र में खाना बना के खिलाऊं? बदतमीज चल। बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर अपने सम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। अपने ससुराल से इतनी प्रताड़ना सहने के बाद सावित्री देवी के एक थप्पड़ ने टूटी हुई राधिका को बिखेर कर रख दिया और उसकी मनोस्थिति परिवर्तित होती है और वह अपनी माँ से मिलने निकल पड़ती है। देखते हैं आगे क्या होता है। माई, बापू,
मुझे बहुत मारते हैं, माँ मुझे बहुत ताने देते, माँ मुझे वहाँ नहीं जाना है। ये क्या कह रही बिटिया, तुझे पता है ना कि एक छोटी बहन है जिसका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है। पर मुझे नहीं जाना। अगर हम तुझे अपने साथ रखेंगे क्या इज्जत रह जाएगी बिटिया। पर बाबू मुझे नहीं जाना, माँ बिटिया, ये गांव समाज ऐसे परिवार को कभी नहीं स्वीकार करेगा जिसे कि बिहारी बिटिया इस अवस्था में घर में हम रखे। तेरी बहन से कौन शादी करेगा? क्या चाहती है बिटिया, तेरी बहन की भी शादी ना हो? नहीं ऐसा नहीं है। देख बिटिया, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे समझा रही हूँ। लड़की की डोली मायके से उसके ससुराल से अर्थी और वही तेरा घर परिवार है। तू चाह बिटिया। चल बिटिया, मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूँ। नहीं जाना। वतन के घर पे मरहम हया का मन का घाव है, प्यासा दवा का सितम के अंधेरों में सदियों है बैठी, मासूम भोली वो प्यारी खुशी, घुट घुट के कब तक जियोंगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी, आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी। अरे आप नमस्ते। अरे आप नमस्ते, कैसी हैं आप? जी नियति जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। पर आपको देख कर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, चेहरा भी सूजा हुआ, पैरों में भी आपके चक्कर थे। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। जी क्या सच में आप मेरी मदद कर सकती हैं? नियति जी, मेरी शादी को 2.5 साल से ऊपर हो गए, आपको तो पता ही है। पर शादी के बाद से ही मेरी ससुराल में मेरी रोज मुझे मारा पीटा जाने लगा, मेरी कोई इज्जत नहीं हुआ और मेरी सासू माँ बात बात पर मुझ पर हाथ उठाती रहती है और पति जब नशे की हालत में रहते हैं तो वो भी मुझ पर हाथ उठाते। मैं मदद मांगने अपने माँ बापू के पास गई तो उन्होंने समाज का हवाला देकर मुझे वापस भेज दिया। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है इस हालत में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरा बस एक ही मन कर रहा, मैं जाकर अपनी जान दे दूँ। अरे नहीं, आप शांत हो जाइए प्लीज। आप मेरे साथ मेरे कॉलेज चलिए। वहाँ जाने से क्या होगा? हमारे कॉलेज में लीगल एड क्लिनिक है। लीगल एड क्लिनिक मतलब विधिक सहायता केंद्र, जहाँ पर विधिक सहायता दी जाती है। अच्छा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। वहाँ पर पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ चलिए, वहाँ पर आपकी समस्या भी सुनी जाएगी और उसका समाधान भी किया जाएगा। जी ठीक है। 8वें दृश्य में पूरी रात या कोई ऐसी समस्या कभी नहीं थी जो सूर्योदय या आशा को हरा सके, इसलिए हमें सीमित निराशा को स्वीकार करना चाहिए लेकिन असीमित आशा को छोड़ना नहीं चाहिए। नियति के मिलने से राधिका के मन में एक उम्मीद की किरण जगी है, क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? आइए देखते हैं। हेलो सर, ये राधिका है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। इन्हें विधिक सहायता की जरूरत है, इसीलिए मैंने यहाँ लेकर आई। नमस्कार। हमसे जो भी मदद हो पाए हम आपकी जी नमस्ते। डरिए मत, आप निडर होकर अपनी परेशानी बताइए। आपको यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जी मेरी शादी को 2.5 साल से ऊपर हो गए, पर शादी के बाद से ही मेरी सासू माँ और सब मुझे दहेज के बहुत ताने देते रहते हैं और मेरी सासू माँ बात बात पर मुझे मारती पीटती रहती है और पति भी, उन्हें शराब पीने की आदत है ना, तो जब वो पी कर के घर आते हैं तो वो भी मुझ पर हाथ उठाते रहते हैं। हद तो तब होगी जब मेरी इस हालत में भी मेरी सासू माँ ने मुझे धक्का दिया और मैं बुरी तरह चोटिल हो गई और जब मैं ठीक होकर अस्पताल से वापस आई तब भी मुझे सासू माँ ने मारा और मुझे जबरदस्ती काम करने के लिए कहा। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। अब आप हमें ये बताइए, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? क्या हमारे बुलाने से आपके पति आएंगे या आप उन्हें बुला सकती हैं? जी मेरे बुलाने पर शायद ही वो लोग यहाँ आए, आप लोग खुद बुला लीजिए, ज़्यादा दूर तो नहीं है मेरा घर।
ठीक है, आप इस कागज पर अपने पति का नाम और नंबर लिख कर दे दीजिए। जी ठीक है। जी मैं वहाँ गई थी, पर समाज का हवाला देकर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। क्या आप प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में जानती हैं? यह एक्ट आप जैसी ही महिलाओं के लिए बना है। अच्छा, अच्छा। और वो यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अगर किसी महिला को ससुराल या मायके दोनों जगह में रहने को मिले तो वह आश्रय गृह में रह सकती है। कोर्ट अगर निवास आदेश दे दे तो आप अपने मकान के एक हिस्से में रह सकती हैं। कोर्ट यह भी आदेश दे सकता है कि पीड़ित करने वाला व्यक्ति घर छोड़ दे। और अगर आप किराए के मकान में रहती हैं तो उसका पूरा खर्च आपके पति को देना होगा। अच्छा जी। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? चलो घर अभी। क्या कर रहे हैं? अरे समाज को दिखाने लायक नहीं छोड़ी ये लड़की। अरे आप यहाँ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो घर पर क्या करते होंगे? आपने ऐसे दिन के लिए शादी करी थी कि राधिका जी को मार पीट सके और उनको दहेज के लिए प्रताड़ित कर सके। और माता जी, अगर राधिका ने ये कंप्लेन यहाँ न करके पुलिस थाने में की होती तो अभी तक थाने में बैठी होती। क्या थाने में? जी माँ जी, यह लीगल एड क्लिनिक है। अगर राधिका जी ने यह कंप्लेंट थाने में की होती तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत क्रूरता के लिए आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। क्या इतनी बड़ी सजा? और जुर्माना अलग से। क्या? यही नहीं, अगर राधिका जी ने विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कर दी होती तो विवाह विच्छेद भी होता और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आपको इनका भरण पोषण भी देना पड़ता। क्या? तो आप क्या करते? निवास आदेश वो क्या होता है? निवास आदेश में तो अगर कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि आपके मकान के एक हिस्से में राधिका जी रहेंगी तो आप उस हिस्से में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या? और अगर कोर्ट ने कहीं यह आदेश दे दिया कि पीड़ित करने वाला व्यक्ति घर छोड़ दे तो आपको परिवार सहित घर छोड़ना पड़ेगा। और अगर आदेश में ये आया कि राधिका जी किराए के मकान में रहेंगी तो उस मकान के किराए का खर्च आपके बेटे सूरज को चुकाना होगा। फिर सोचिए समाज में आपकी कितनी बदनामी होगी, लोग क्या क्या बातें करेंगे। और तो और राधिका जी के साथ आप जो कर रही हैं आपकी बेटी के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? तुम सही कह रही हो बिटिया। मेरी मानिए, राधिका जी को घर ले जाइए, अपनी बेटी की तरह मान सम्मान से रखिए और जो बच्चा होगा या होगी वो आपको भी तो दादी माँ कहेगी। तुम सही कह रही हो बिटिया। चलो राधिका बिटिया घर चलो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये माता जी, पहले यहाँ हस्ताक्षर कीजिए और ये ध्यान में रखिए कि इस तरह की क्रूरता अगर आपने अगली बार की तो आपको इस तरह का सुलह करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है आपकी मुलाकात हमसे ना होकर के थाने में हो। हम कभी न झुकेंगे, हम कभी। जमाने के नाम पर है जो बोलते हमें, उन्हें तो बताना है अभी। ये है आखिर किस गुमान में, क्या फंसे हैं दुनिया के जाल में? क्या इंसानियत से है इनका नाता कोई, या जी रहे हैं झूठी शान में? और अगर ठान ही लिया है सबने यही तो जान लो तुम सब अभी। थामा है हमने इंसाफ का दामन, ना अब डरेंगे हम कभी, न रुकेंगे हम कभी, न झुकेंगे हम कभी। हमारा एक ही लक्ष्य है, न्याय सबके लिए।